अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. We are going to start chapter number 21 and the name of the chapter is the influence of monetary policy and fiscal policy on aggregate demand. ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में देखेंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीगेट डिमांड को. और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है वो हमने पिछले चैप्टर में देखी. ठीक है, सबसे पहले इसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है एंड व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक के थ्रू. और हमारा सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट. अगर मोर डीपली हम इसको व्यू करें तो हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को अप और डाउन करके, इंक्रीज और डिक्रीज करके जो है वो मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल किया जाता है. तो इस पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी आर द बेसिक टूल्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और द सर्कुलेशन ऑफ द मनी. सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ अ कंट्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी बाय इट्स सेंट्रल बैंक. हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो वी सॉ द लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन चैप्टर नंबर 17 दैट वाज मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. हमने लॉन्ग रन इफेक्ट्स देखे थे मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर नंबर 17 में, जो कि चैप्टर था मॉनेटरी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का. उसमें हमने देखा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है, ठीक है, इन्फ्लेशन पे और मनी ग्रोथ पे. अब हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का जो इन्फ्लुएंस होगा क्वांटिटी ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी पे विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट बेसिकली. और हम लोग किसके ऊपर देखेंगे? एग्रीगेट डिमांड पे. ये बात हुई मॉनेटरी पॉलिसी की. अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल पॉलिसी. व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी? फिजिकल पॉलिसी इज ऑल्सो अ टूल यूज टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मनी और द सप्लाई ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग या परचेजेस. गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है या गवर्नमेंट अपनी परचेजेज या स्पेंडिंग को जब इंक्रीज और डिक्रीज करके मनी की सप्लाई, जो इकोनॉमी के अंदर पैसा होता है, उसको बढ़ाती या कम करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी. ठीक है, ये आसान अल्फाज में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है. वर्ड्स में हम लोग देख लेते हैं रिटर्न क्या है. फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिसीजंस अबाउट द गवर्नमेंट परचेजेज एंड द टैक्सेशन. ठीक है, सो फिजिकल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स. ठीक है, जो उसकी परचेजिंग या स्पेंडिंग लेवल होता है उसको एडजस्ट करती है. और टैक्स रेट्स टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और मनी डिमांड. इट इज़ द सिस्टर स्ट्रेटजी टू द मॉनेटरी पॉलिसी. ये मैंने आपको जूम के क्लास का जो सेशन हमारा हुआ था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल पॉलिसी सिस्टर पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी की. मॉनेटरी पॉलिसी की छोटी बहन कह लें कि वो फिजिकल पॉलिसी है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट के थ्रू हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेस के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू और गवर्नमेंट परचेजेज या स्पेंडिंग का लेवल अप एंड डाउन करने से हम लोग क्या करते हैं? मनी सप्लाई को या डिमांड मनी की जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं. वो सो चैप्टर नंबर 13 में हमने इसके लॉन्ग रन इफेक्ट्स देखे फिजिकल पॉलिसी के, जो कि चैप्टर नंबर 13 हमारा था सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम का. यहाँ पे अब यहाँ तक अभी आपने अंडरस्टैंड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और फिजिकल पॉलिसी क्या है. ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑफ दीज टू पॉलिसीज. लॉन्ग रन इफेक्ट्स हम लोग चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 13 में दोनों पॉलिसीज के पढ़ चुके हैं. अब हम लोग इनके शॉर्ट रन इफेक्ट्स देखेंगे कि शॉर्ट रन इफेक्ट्स क्या होते हैं और किस चीज़ के ऊपर होते हैं? एग्रीगेट डिमांड के ऊपर. सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड. किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है यानी कि इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन करके हम लोग एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करते हैं. रीकैप देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा पिछले चैप्टर्स में जो हमने पढ़ा. उसमें हमने पढ़ा था शिफ्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व के. एग्रीगेट डिमांड कर्व के जो कर्व होता है वो शिफ्ट कब होता है? वो इन वजूहात की वजह से शिफ्ट होता है क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स जो बताए थे वो थे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट परचेजेस. इनके ऊपर हमने बात की थी. बेसिकली जो तीन थे, एक हमने कांस्टेंट ले लिया था, बाकी तीन हमने कंसिडर किए थे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स. सो इनमें जब चेंजिंग आती है तो क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन कंज्यूमर्स ऑप्टिमिज्म.
टैक्स कट्स, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द एसेट्स, ये मतलब उनकी एग्जांपल्स बताई हुई है कि कंजम्पशन जब क्या होता है, कंज्यूमर कोई चीज़ कंज्यूम ज़्यादा कर रहे होते हैं, या टैक्स में जब कट्स होते हैं, मीन के टैक्स जब डिक्रीज किया जाता है तो कंजम्पशन हमारी इंक्रीज होती है. सो इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द एसेट्स, जब प्राइसेस स्टॉक्स के, बॉन्ड्स के, रियल एस्टेट्स के इंक्रीज होते हैं तब भी आप कंज्यूम करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पैसा लेके आप बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है. अब दूसरी थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट. इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आएगी, बिजनेस कॉन्फिडेंस, बिजनेस टैक्स कर्स, मनी सप्लाई इंक्रीजेज. अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है. यहाँ पे समझने की ये बात है कि कंपोनेंट्स में जब भी कंजम्पशन में कोई चेंज आएगा, अगर कंजम्पशन बढ़ रही है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो उससे शिफ्ट आएगा पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड में. और अगर ये सब चीज़ें कम हो रही हैं तो शिफ्ट आएगा नेगेटिव एग्रीगेट डिमांड में, यानी कि वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. अगर इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड तो वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे. ये चीज़ें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी, जिनका मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं हम. अब आगे देख लेते हैं कि 3 इफेक्ट्स जो थे एग्रीगेट डिमांड के, वो कौन कौन से थे. यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसकी 3 रीजंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. वो कौन कौन सी थी? पहली थी द वेल्थ इफेक्ट, ठीक है, जब कंज्यूमर वेल्थियर हो जाते हैं. दूसरा था इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, और तीसरा था एक्सचेंज रेट इफेक्ट. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा. ठीक है, ये 3 हमने इसकी रीजंस पढ़े थे जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर द 3 रीजन, द वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सचेंज रेट इफेक्ट. अब वेल्थ इफेक्ट जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता यूएस की इकॉनमी में, अमेरिका में. ठीक है, बिकॉज लिटिल ऑफ ओवर वेल्थ कंसिस्ट्स ऑफ कैश, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी जो दौलत होती है उसको कैश की फॉर्म में कम रखते हैं. लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, स्टॉक्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, बिजनेस स्टार्ट कर लिया. ठीक है, तो कैश उनके पास कम होता है, इसलिए ये यूएस की इकॉनमी में लीस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. बच्चों यहाँ पे हम लोग यूएस की इकॉनमी की इसलिए बात करें क्योंकि हम यूएस के ऑथर की बुक पढ़े और हम लोगों ने फॉरेन बुक पढ़नी है, इसलिए हम फॉरेन ही इकॉनमी को रीड करते हुए ये सारी चीज़ें समझेंगी. जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे लोकल एग्जांपल देके आपको बता दूंगी. ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो एक्सचेंज रेट इफेक्ट आता है. एक्सचेंज रेट इफेक्ट भी कहा जाता है कि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस. ठीक है, अमेरिका में इसको इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता. फॉर यूजली इंपॉर्टेंट फॉर द स्मॉल कंट्रीज दैट आर हैविली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड. जो स्मॉल कंट्रीज हैं जो कि तिजारत के ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं एक्सचेंज रेट इफेक्ट को, क्योंकि वहाँ पे आपने करेंसी का लेन देन करना होता है. जब आपने तिजारत करनी है, किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, तो जाहिर है फिर आपको जिस कंट्री के साथ आपने ट्रेड करना है उसकी करेंसी भी चाहिए होगी, तो तब आप एक्सचेंज रेट के इफेक्ट्स को देखते हैं, वरना आपका इससे कोई लेन देन नहीं है. सो अब बात की जाए 3 रीज़न की, तो पीछे बची एक रीज़न जो कि इंटरेस्ट रेट इफेक्ट है, और हमने बात करनी है मॉनेटरी पॉलिसी की. और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली बेस कर रही होती है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट के ऊपर. सो इस लिहाज से भी क्योंकि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर यूएस की इकॉनमी को कंसीडर करें तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस इकॉनमी. द थ्योरी ऑफ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. जब हमने इंटरेस्ट रेट को इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट्स देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के ऊपर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरेस्ट रेट इफेक्ट को देखें, क्योंकि ये ही रीज़न जो है ज़्यादा प्रेवलेंट है जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर. तो अब इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट को पढ़ने के लिए, इस रीज़न को स्टडी करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. और थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब बात होगी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट क्या होता है एग्रीगेट डिमांड पे, तो हमारे फ़ौरन जहन में क्लिक करना चाहिए कि वी नीड टू टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस. हमें थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में बात करनी है. और जो अभी तक हमें पढ़ने से समझ आई है कि थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, और you may say in other words that theory of liquidity preference is the theory of interest rate determination, कि interest rate किस तरह से determine किया जाता है. उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये थ्योरी डेवलप किसने की. द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज डेवलप्ड बाय द केन्स. ठीक है, केन्स डेवलप द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट रेट इन द शॉर्ट रन. कि शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये थ्योरी बेसिकली है ही इंटरेस्ट रेट के बारे में. और शॉर्ट रन में हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरेस्ट रेट को.
So according to the theory, the interest rate adjusts to balance the supply and the demand for the money. This is the theory of interest rate determination. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन की थ्योरी है, और इस थ्योरी में हम लोग ये देखते हैं, जो कि ये थ्योरी क्लेम करती है, और वो ये है कि इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होता है ताकि वो बैलेंस कर सके डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड एंड सप्लाई किसकी? मनी की, पैसे की मांग और जो हमारे पास उसकी होती है रसद के बारे में। ठीक है, सप्लाई और डिमांड जो होती है मनी की, उसको एडजस्ट करता है, बैलेंस करता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सो ये थ्योरी टोटली बेस करी है इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि वो किस तरह से बैलेंस करता है सप्लाई और डिमांड फॉर द मनी। सो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की ही बात होगी। जब भी नॉर्मल हमने इंटरेस्ट रेट की बात करनी है, किसी भी अब बैंक्स के इंटरेस्ट रेट की बात करें, किसी इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो जो नॉर्मली यूज होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही होता है। सो द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर शॉर्ट रन की बात की जाए तो बच्चों, शॉर्ट रन में ये होता है कि जो चेंजिंग्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर वो इतनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं होती, क्योंकि बड़े टाइम पीरियड में ही कुछ चेंजिंग्स होती हैं जो देखने में आते हैं। अगर 6 महीने का दौरानिया लें, ठीक है, तो नॉर्मल जब इकोनॉमी मूव कर रही होती है विद द नॉर्मल पेस, तो उसमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स देखने में नहीं आती। अगर इन्फ्लेशन भी हो तो वो सालाना ही होती है। ठीक है, हर साल के बजट में ही इन्फ्लेशन या चीज़ों की कीमतें या जो महंगाई है वो अनाउंस की जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट रन की जब हम स्टडी की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में इस तरह के जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक इफेक्ट्स होते हैं वो कम देखने में आते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं, हाउ एवर शॉर्ट रन एनालिसिस एज्यूम्स दैट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉन्स्टेंट। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, मतलब वो इतनी तेज़ी से चेंज नहीं होता। ये अलग बात है कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल, अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हैपन हो जाए, जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन है, इसमें हर चीज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत शफल कर रही है, बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, इकोनॉमी में भी बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, चीज़ों की कीमतें अप एंड डाउन हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अभी फॉर द टाइम बीइंग है, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जो कि हमें देखने में। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है कॉन्स्टेंट है। सो देयरफॉर एनी चेंज इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कॉजेज एन आइडेंटिकल मीन द सेम चेंज इन द रियल इंटरेस्ट रेट। सो द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कैन ऑल्सो बी सीन एज द थ्योरी ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट। थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस आपने यहाँ पे याद रखना है, इज यूज फॉर द शॉर्ट रन टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट की स्टडी कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट की स्टडी हम लोग कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट रन टाइम पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड के लिए जब हम कर रहे हैं तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी है, और ये थ्योरी ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट भी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बात हमने की थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में। अब थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस में जो हमने बात की कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एडजस्ट होता है ताकि वो बैलेंस कर सके मनी सप्लाई को और मनी डिमांड को। अब हमने ये देखना है कि मनी सप्लाई जो है वो कहाँ से आती है। जब थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करेंगे तो मनी सप्लाई जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो कहाँ से आ रही है, मनी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई और मनी डिमांड को ही तो एडजस्ट करता है इंटरेस्ट रेट थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के थ्रू। सो मनी सप्लाई को देखते हैं, इट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है मनी सप्लाई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सो द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट। जो हमारी सप्लाई ऑफ द मनी है या मनी सप्लाइड है वो डिपेंड नहीं करता इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, मनी सप्लाई का कोई उससे लेना देना नहीं है। हाँ, उसका लेना देना है तो वो सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से है, और अगर सेंट्रल बैंक की बात करें यूएस का सेंट्रल बैंक तो फेड है वो। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं द फिक्स्ड मनी सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल सप्लाई कर्व। जब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो वो क्या है, फिक्स्ड मनी सप्लाई होगी, और वो वर्टिकल कर्व शो करेगा, जिसको हम इन इलास्टिक कर्व भी बोलते हैं। ये इस तरह से आय का शेप जो है ये इन इलास्टिक होता है, यानी कि इसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट का ये वाला जो फैक्टर है जो यहाँ पे इस एक्सिस वाई एक्सिस पे आ रहा है, और ये एक्स एक्सिस पे जो मनी सप्लाई है, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो फिक्स्ड होती है फेड की तरफ से। वो यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दी इस लेवल पे। अब वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है, नीचे जाए या ऊपर जाए, मनी सप्लाई यहीं पे ही कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये क्या था, मनी सप्लाई की हमने बात की थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस में। अब थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस से हम बात करेंगे मनी डिमांड कहाँ से आती है। मनी डिमांड इज डिटर्मिन बाय द 3 मेन फैक्टर्स। अब मनी डिमांड असल में चेंज हो रही है, ठीक है, मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रही, क्योंकि सप्लाई सेंट्रल बैंक से आ रही है। मनी डिमांड किस तरह से चेंज हो रही है और मनी डिमांड के कौन से 3 मेन फैक्टर्स हैं। हाँ, वो 3 मेन फैक्टर्स ये होंगे, जाहिर है कि मनी डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करी है। इंटरेस्ट रेट हाई हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लो हो तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो तो मनी डिमांड क्या हो जाती है, डाउन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक तरह से पैसे की कीमत है जो कि हमें चुकानी पड़ती है अगर हमने लोन लेना है। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम लोन कम लेंगे, यानी कि हम मनी की डिमांड कम करेंगे, मनी की मांग कम करेंगे। सो इंटरेस्ट रेट इज़ हायर देन मनी डिमांड गोज डाउन। ठीक हो गया। हम इसको अल्फाज में अगर डिपिक्ट करें तो पीपल चूज टू होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ अदर एसेट्स that offer higher rates of return because money can be used to buy goods and services। अब यहाँ पे वो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं जो कर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, तो वो पैसा होल्ड करने को बेहतर समझते हैं दूसरे एसेट्स के बदले में। वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा हो तो दूसरे एसेट्स के बदले में पैसा होल्ड करने पे हमें ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इससे हमें हायर रेट्स ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर मेरे पास पैसा है, मैं लोन देना चाहती हूँ और इंटरेस्ट रेट हाई है, तो मुझे फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और वो जो इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा और उससे जो पैसा मुझे मिलेगा, आई कैन यूज़ दैट मनी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। मैं वो पैसा इस्तेमाल कर सकती हूँ कुछ और चीज़ें खरीदने में। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी is the interest that could be earned on interest earning assets। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में ये यहाँ पे पॉइंट आपको मेंशन किया गया है कि आप मनी होल्ड करें तो आपका उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी उस पैसे को होल्ड करने की, वो होगी जो आप इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर अर्न कर रहे हैं, यानी कि जितना आपको उस मनी को होल्ड करने का फ़ायदा पहुंच रहा है, वो फ़ायदा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप मनी को होल्ड करने की, पैसे को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा इंटरेस्ट रेट का। सो एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट रेजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मनी। वो आपका फ़ायदा जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या आपका जो बेनिफिट है, वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट में। सो एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो इसके नतीजे में क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ओवरऑल प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइस लेवल कैसे इंक्रीज होगा? प्राइस लेवल इस तरह से इंक्रीज होगा जब इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, यानी कि पैसे की लोन जो आपने लेना था उसकी कीमत बढ़ गई, तो आपने पैसा डिमांड करना कम कर दिया, आपने पैसे की मांग करनी कम कर दी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ठीक है, तो जब आपने पैसे की डिमांड कम की, आपके पास पैसा इसका मतलब कम है, तो जब पैसा कम है तो चीज़ों की प्राइस भी इंक्रीज होगी। या दूसरे अल्फाज में आप ये याद रखेंगे, जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो ओवरऑल प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा कैश अपने पास रखने की ज़रूरत होती है कि अब पैसा, चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं तो अब हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत है। पहले जो हमारा गुजारा फॉर एग्जाम्पल 50,000 में हो जाता था पर मंथ, अब हमारा गुजारा वही जो है 70 to 80,000 में होता है। वही चीज़ें हमें एक महीने के खर्च के लिए, बजट के लिए, अब हमें मंथली बजट के लिए जो हाउस बजट है वो कितना चाहिए घर चलाने के लिए, वो 70 to 80,000 चाहिए। तो इससे क्या हुआ, आपकी मनी डिमांड इंक्रीज हो गई फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। ठीक है, किस तरह से? व्हेन द प्राइसेस राइज पीपल नीड टू कीप मोर कैश एट हैंड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेज। जो आपने डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, जो आपने चीज़ें खरीदनी होती हैं, हम ये कह सकते हैं कि फिर उसके लिए आप मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। अब रियल जीडीपी अगर आपकी इंक्रीज हो, पहला केस हमने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट हाई हो तो उससे आपकी मनी डिमांड डिक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस वगैरह के लिए, जो लोन वगैरह होता है। ठीक है, और अगर ओवरऑल प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो, पहली रीज़न ये हुई कि इंटरेस्ट रेट के हाई होने से आपकी मनी डिमांड कम हो जाती है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। दूसरी हमने बात की कि ओवरऑल अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ओवरऑल प्राइस लेवल इंक्रीज होने से मनी डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, क्या, ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए। 2 रीज़न हमने पढ़ ली। अब तीसरी रीज़न ये है कि अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाए, रियल जीडीपी अगर इंक्रीज है, रियल जीडीपी के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आउटपुट इंक्रीज हो रही है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल जीडीपी का मतलब ये है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड।
ठीक है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीज, जब क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज होगी तो आप पैसा ज़्यादा डिमांड करेंगे ताकि आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। जब चीज़ें मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं तो तभी उनकी मांग भी ज़्यादा होगी ताकि आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। जब चीज़ें कम अवेलेबल हैं तो उसकी मांग भी, उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम होगी। सो जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो मनी डिमांड इंक्रीज होगी, जब ओवरऑल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो मनी डिमांड इंक्रीज होगी, जो इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो मनी डिमांड इंक्रीज होगी। इन इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट चलते हैं। प्राइस लेवल का और मनी डिमांड का डायरेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से रियल जीडीपी और मनी डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो 3 टाइप्स के हमने फैक्टर्स पढ़े जो कि मनी डिमांड को इफेक्ट करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में, ठीक है। पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा प्राइस लेवल का बढ़ना, तीसरा रियल जीडीपी का बढ़ना। ये 3 मेन रीजंस थी जो हमने पढ़ी। पहला हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो मनी डिमांड किस तरह से डिक्रीज होती है। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है R1 के ऊपर जब इतना इंटरेस्ट रेट था तो हमारे पास मनी डिमांड कितनी थी, क्वांटिटी ऑफ मनी M1। अगर हम बात करें कि हमारे पास हो गई R2 यानी कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ, तो इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने से मनी डिमांड इंक्रीज हो जानी चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखिए ये R2 यहाँ पे कम है और ये देखिए M2, M1 से M2 ग्रेटर है, क्वांटिटी ऑफ मनी ग्रेटर हो गई, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। इसी वजह से ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस तरह से, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का और मनी डिमांड का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये पहला ग्राफ इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के। अब ये देखना है बारी बारी कि प्राइस जब इंक्रीज हुई, जब रियल जीडीपी इंक्रीज हुई और जब हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तब मनी डिमांड इंक्रीज हुई। मनी डिमांड को हमने देखना है कि वो इंक्रीज कब होती है। इनका तो आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि प्राइस हाई होगी, रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो मनी डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो मनी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इंटरेस्ट रेट में पहली चीज हमने देखनी है प्राइस लेवल, ठीक है। और हमें एक चीज़ ये भी देखनी होगी, प्राइस लेवल में और जीडीपी में जब भी चेंज आएगी तो हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये है मनी डिमांड एट प्राइस लेवल P2। जब P2 प्राइस होगी, P2 ग्रेटर है P1 से, ठीक है। हाई प्राइस लेवल होगी तो हाई डिमांड होगी। तो पहले ये डिमांड थी जो हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, ये P1 प्राइस पे है, मनी डिमांड एट प्राइस P1, ठीक है। P1 हमने सेट की कि P1 प्राइस छोटा वाला लेवल था, ठीक है, और इसके ऊपर MD1 यानी कि मनी डिमांड का 1 है, ठीक है। और जब अब प्राइस ग्रेटर हुई, प्राइस इंक्रीज हुई, P2 चली गई तो MD2 होना चाहिए, और MD2 मनी डिमांड को डिनोट करता है और मनी डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, इसलिए ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है अपवर्ड, ठीक है। इसी तरह अगर जीडीपी की बात करें तो Y2 इज ग्रेटर देन Y1, ठीक है। सो MD1 इज स्मॉलर देन द MD2। MD2 इज डिनोटिंग हाई डिमांड ऑफ द मनी और द क्वांटिटी ऑफ द मनी, इसलिए ये राइट शिफ्ट हुआ है। और ये हमारा इंटरेस्ट रेट का कर्व है, वही मनी डिमांड MD जो हमारी डिनोट करी है हमने पीछे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट आपको कंपैरिजन बताया है कि किस तरह से मनी डिमांड शिफ्ट होता है इन सबके इंक्रीज और डिक्रीज होने से, ठीक है। सो थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज हेयर। अब हमने ये बात करनी है कि इक्विलिब्रियम कब देखने में आता है मनी मार्केट में और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग। हमने ये बात की थी कि अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एडजस्ट होता है, बैलेंस करता है मनी सप्लाई और मनी डिमांड को। द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड द डिमांड फॉर द मनी। सो देयर इज वन इंटरेस्ट रेट called the equilibrium interest rate at which the quantity of the money demanded equals that the quantity of the money supplied. अब एक इंटरेस्ट रेट होता है जिसको इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है जहां पे मनी डिमांडेड और मनी सप्लाई जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। या मनी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड और क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड इक्वल आ जाती है, एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, तो उस वाला जो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब यही बात जो हमने इक्विलिब्रियम की इसको हम ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हमने बात की थी कि सप्लाई जो आती है वो हमारे पास आती है फिक्स्ड, ठीक है। मनी सप्लाई जो होती है वो क्वांटिटी फिक्स्ड बाय द फेड यानी कि सेंट्रल बैंक उसको फिक्स करता है। सो मनी सप्लाई कर्व इज वर्टिकल बिकॉज द चेंजेस इन आर मीन इंटरेस्ट रेट डू नॉट इफेक्ट MS मनी सप्लाई विच इज फिक्स्ड बाय द फेड।
चेंजेस इंटरेस्ट रेट की जो होंगी वो इफेक्ट नहीं करेंगी मनी सप्लाई के कर्व को। अब मनी डिमांड का कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। मनी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट दैट इज डिनोटेड बाय आर इंक्रीजेज मनी सप्लाई। जब फॉल होगा इंटरेस्ट रेट में तो मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया और ये मनी डिमांड कर्व ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम R1 कह देंगे, जो कि इंटरेस्ट रेट 1 है। और इस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे MS इज इक्वल टू MD, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। मनी सप्लाई जहाँ पे मनी डिमांड की इक्वल आ जाएगा और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हाउ इज इंटरेस्ट रेट डिटरमिन इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, या मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम से किस तरह से हम लोग डिटरमिन करते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट using liquidity preference theory. So now the downward slope of the aggregate demand curve और इसमें interest rate effect की हम बात कर रहे थे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में सारा एम्फेसिस हमारा था इंटरेस्ट रेट इफेक्ट के ऊपर, और वो डाउनवर्ड स्लोप एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है उसकी मेन रीजन कंसिडर की जाती है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्राइस लेवल जो होता है वो अगर इंक्रीज हो तो हमने बात की मनी डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। हायर मनी डिमांड लीड्स टू द हायर इंटरेस्ट रेट, और जब मनी डिमांड हाई होती है तो हायर इंटरेस्ट रेट होता है, या वाइस वर्सा हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो मनी डिमांड भी जो है वो हाई होगी उसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल हाई होगा। प्राइस लेवल हाई होगा, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि चीज़ें महंगी होंगी तो आप ज़्यादा पैसा डिमांड करोगे। लेकिन आप इसको इसी फ्लो में याद रखें ताकि आपको याद रहे कि प्राइस हाई होगी तो मनी डिमांड हाई होगी, मनी डिमांड हाई होगी, हायर द मनी डिमांड लीड्स टूवर्ड द हायर इंटरेस्ट रेट। जब लोग ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे तो पैसे की कीमत भी बढ़ेगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाई होता जाएगा, ठीक है। So at higher interest rate the quantity of goods and services demanded falls. जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड फॉल कर जाएगी। कैसे? इंटरेस्ट रेट हाई, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय द बिजनेस गोज डाउन। जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो होगी या इन्वेस्टमेंट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, आय डिक्रीज हो जाएगा। सो इवन कंजम्पशन स्पेंडिंग सी मे डिक्रीज। इसके इंटरेस्ट रेट के हाई होने से इन्वेस्टमेंट आपकी कम हुई और फिर क्या हुआ, आपकी कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट के हाई होने की वजह से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड फॉल कर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा कम होता है, ठीक है। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं जब प्राइस इंक्रीज होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाती हैं। सो एंड रिजल्ट जो क्रक्स हमने ये निकालना है वो ये है कि द एंड रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। जो क्वांटिटी हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए और वट एवर द पर्पस में भी, वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। जब प्राइस हाई होगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन जो है गुड्स की और सर्विसेज की वो डिक्रीज कर जाएगी। सो ये हमारे पास क्रक्स था जो हमने अब तक पढ़ा कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है मनी सप्लाई और मनी डिमांड को विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जब भी बात की जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को, तो हमने उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को किस तरह से हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी विच इज़ द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रियल एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल और द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दोनों की ही ये थ्योरी है। सो अब हमने ये बात करनी है, कैन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। क्या मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है? इट इज ऑब्वियस that monetary policy and fiscal policy do affect the aggregate demand. क्यों? कैसे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स थे C+, I+, G+, नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन कंपोनेंट्स को ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
ठीक है। जब इन कंपोनेंट्स को इफेक्ट करती है तो इन कंपोनेंट्स के इफेक्ट होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी इफेक्ट हो जाती है। सो वी कैन से दैट द बोथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैन इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द फैक्टर यूज टू कैलकुलेट इट. So the consumer spending, that is consumption on the goods, investment spending on the business capital, that is investment, and the government spending that you may call the government purchases on the public goods and services, exports and imports are influenced. जब ये फैक्टर्स जो कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, जो कि कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट परचेजेज है और नेट एक्सपोर्ट्स है, जब ये इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड जो है वो इफेक्ट होती है. अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट डिमांड को, तो आपने कहना है येस, these both policies influence aggregate demand in a sense that they can influence the factors that composite or that compose the aggregate demand. उन फैक्टर्स को वो इफेक्ट करती हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड जिनसे मिलके बनी होती है. तो जब वो फैक्टर इफेक्ट होंगे इन दो पॉलिसीज के थ्रू, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड जो है वो इफेक्ट होगी. ठीक है. सो अब हमने देखना है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड इन द नटशेल. जैसे कि अभी तक हमें पता है, अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट डिमांड को. तो अभी हम उसको कवर अप करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है मनी सप्लाई को, और मनी सप्लाई को बेसिकली किस तरह से वो इफेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट. और इंटरेस्ट रेट जो है वो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है, उसका असरअंदाज होता है उसके ऊपर, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है. तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है एग्रीगेट डिमांड वो चेंज हो जाती है या इफेक्ट होती है. सो मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट्स और यू में से इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी विच इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो असरअंदाज होती है मनी सप्लाई पे किसी इकॉनमी में, जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट को और इन्फ्लेशन रेट को. जब इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट से, तो फिर क्या होता है, मनी सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर असरअंदाज होते हैं. जब मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करती है या उसके साथ इंटरेक्शन करती है, तो उसके इंटरेक्शन की वजह से इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस होने की वजह से जो होती है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होती है. वो कैसे? सो वी कैन से दैट मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट. हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को, जैसे हमने पहले भी बात की. और अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ द लोनेबल फंड्स, जो क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स होती हैं, यानी कि पैसा जो लोन के लिए अवेलेबल होता है, उसको भी इफेक्ट करती है, विच इन टर्न इफेक्ट सेवरल कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड. वो जो बदले में जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, उनको इफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं, ऑल ऑफ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड. ये वही बात. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को, और इंटरेस्ट रेट की वजह से इफेक्ट होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के, और उनकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है. सो वी कैन से दैट द टाइट और द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब टाइट होगी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी होगी, मीन कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मतलब यह है कि मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, मनी सप्लाई कम होगी, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं. और इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, इसका मतलब ये है कि रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स. लोनेबल फंड्स जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी क्वांटिटी कम है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के. पहला होगा बिजनेस इन्वेस्टमेंट. जब लोनेबल फंड्स कम है तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा कम लेंगे क्योंकि फंड्स कम हैं. और दूसरा, कंज्यूमर की कंजम्पशन जो है ये हिट होगी. ठीक है. सो इनकी इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से, कंजम्पशन कम होने की वजह से हमारी जो है एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. सो वी कैन से दैट दिस लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स दैट विल रिड्यूस टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. फर्स्ट वन इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट विच विल डिक्लाइन बिकॉज इट इज लेस अट्रैक्टिव फॉर द फर्म्स टू बोरो मनी. अब वो पैसा बोरो नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए ये लेस अट्रैक्टिव है, क्योंकि पैसा बहुत महंगा हो गया है बोरो करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है. एंड इवन फर्म्स दैट हैव मनी विल नोटिस दैट विद द हायर इंटरेस्ट रेट इट इज रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव टू पुट दोज फंड्स इन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दैन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल. और वो फर्म्स जिनके पास पैसा है वो भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं डालती क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो वो ये सोचती हैं कि पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर दें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, रादर देन इन फिजिकल कैपिटल. इन्वेस्टमेंट हम करें किसी फिजिकल कैपिटल में, हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स में. ठीक है. अपने फंड्स जो हैं वो लोन आउट करते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट रेट जो है हाई मिले.
ठीक है, टू अर्न द इंटरेस्ट रेट रेवेन्यू. सो इन एडिशन हायर इंटरेस्ट रेट विल डिस्करेज कंज्यूमर बोरिंग. जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इससे डिस्करेज होती है कंज्यूमर बोरिंग. ठीक है, वो जो पैसा बोरो कर रहे होते हैं फॉर बिग टिकट्स आइटम लाइक हाउसेस और कार के लिए लोन या घर के लिए लोन जो ले रहे होते हैं, वो कंज्यूमर बोरिंग जो होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट. यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई और कंजम्पशन भी कम हो गई. किसकी वजह से? हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से. ठीक है, जब होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अब इसके ऑपोजिट अगर हम देखें कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी हो या एक्सपेंशनरी, जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही हो. मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा. ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लीड्स टू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड अ हायर क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स विच विल टेंड टू इंक्रीज बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर बोरिंग फॉर द बिग टिकट्स. इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगी और इनके इंक्रीज होने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी. सो बेसिकली इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट डिमांड को. ठीक है बच्चों, दैट्स इट अबाउट हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड के. किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को. अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये होगा कि हाउ फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड. किस तरह से फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को. फिस्कल पॉलिसी में हमने बात की कि दो तरह की चीजें होती हैं, गवर्नमेंट परचेजेस को अप एंड डाउन करके और दूसरी टैक्सेशन को. ठीक है, सो फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड थ्रू चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन गवर्नमेंट परचेजेस. ठीक है, उसमें चेंजिंग्स करें या फिर हम चेंजिंग करें टैक्स में. इन दो जो चेंजिंग्स हैं इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हुए. ठीक है, so we can say that these factors influence employment and household income, which then impact consumer spending and investment, which are the components used to calculate aggregate demand. यहाँ पे भी कंज्यूमर की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ही टारगेट किया जाएगा. ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, वो इफेक्ट होंगे, जिनके इफेक्ट होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू. फिस्कल पॉलिसी किसके ऊपर असरअंदाज होगी? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. ठीक है, और हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर जब टैक्सेस वगैरह लगेंगे. ठीक है.